नमस्कार दोस्तों अगर आप न्यूज़ के टच में रहते हैं तो बाढ़ में बहते हुए घर और सूखे से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले किसानों की खबर आपने ज़रूर सुनी होगी। और ऐसी विडंबना अलग अलग सालों में नहीं आती, ये दुर्भाग्य से एक ही साल में ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि भारत में हर साल जहाँ एक तरफ बाढ़ आ रही होती है तो दूसरी तरफ सूखा पड़ रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग क्षेत्र में ही सिर्फ होता है, ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में किसान आज तक सूखे का सामना कर रहे हैं वो आने वाले 2 दिनों के बाद उसी क्षेत्र में किसान बाढ़ से परेशान हो गए। और इनमें भी कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र हैं, जैसे कि कच्छ का रण हो गया तो इसमें हर साल सूखा पड़ना ही पड़ना है। बिहार हो गया तो इसमें सूखा और बाढ़ दोनों हर साल आने। अगर असम की बात करें तो असम में हर साल बाढ़ आनी ही आनी है। और अगर राजस्थान की आजकल आपने न्यूज़ सुनी होगी कि राजस्थान सूखाग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन आजकल राजस्थान जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसमें बाढ़ आने लगी है। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इन सारे कारणों पर बात करेंगे। मार्च के बाद में सूर्य विषुवत से कर्क रेखा की तरफ शिफ्ट होने लगता है, यानी कि ITCZ भी इसके साथ साथ शिफ्ट होने लगेगा। अब ITCZ वो क्षेत्र होता है जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। अब जहां सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं तो वो क्षेत्र ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसी क्षेत्र को ITCZ कहते हैं। ये ITCZ जब भारत के ऊपर होता है तो भारत की जो ज़मीन है वो सागर की अपेक्षा ज़्यादा गर्म हो जाती है। और इससे क्या होता है कि इस क्षेत्र से वायु उठने लगती है, और जब वायु उठने लगती है तो सागर की जो अधिक घनत्व वाली वायु है वहाँ से भारत की तरफ ये वायु अट्रैक्ट होने लगती है। और जब ये वायु अट्रैक्ट होने लगती है तो ये अपने साथ कुछ नमी भी लेकर के आती है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अब अगर भारत में बाढ़ का और सूखे का अध्ययन करना है तो इस दक्षिण पश्चिम मानसून को समझने के क्रम में ही समझ सकते हैं। अभी दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ कहाँ पर वर्षा करेगा, कहाँ कहाँ नहीं करेगा, चलिए समझते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब ये मानसूनी पवनें किसी क्षेत्र से टकराएंगी, यानी कि किसी पहाड़ से टकराएं, तो पहाड़ से टकराने के बाद में ये मानसूनी पवनें इस क्षेत्र में वर्षा कर देंगी, जिधर से टकराई हैं उस क्षेत्र में वर्षा कर देंगी, क्योंकि संघनन होने लगेगा। पहाड़ से टकराने के बाद में ये ऊपर उठने लगेंगी, संघनन होगा और वर्षा कर देंगी। लेकिन ऊपर जाने के बाद में जब ये दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, यानी पहाड़ को पार करेंगी, तो पार करने के क्रम में ये दूसरे क्षेत्र में वर्षा नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये वर्षा तो इसी क्षेत्र में कर चुकी हैं, उधर तो शुष्क पवनें प्रवेश करेंगी। तो शुष्क पवनें प्रवेश जिस क्षेत्र में करेंगी वो क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। चलिए अब समझते हैं कि भाई दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कन्याकुमारी पर आकर के टकराता है और यहाँ से ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक हो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, वहीं दूसरी हो जाती है अरब सागर की शाखा। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा को यहीं छोड़ते हैं, सबसे पहले चलते हैं अरब सागर की शाखा को लेकर के। अरब सागर की शाखा पूरे पश्चिमी घाट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट एक कगारनुमा पर्वत है। कगारनुमा पर्वत का मतलब ये है कि जिस समय जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जब अंगारा लैंड से टकराया था, प्रायद्वीपीय भारत आप जानते हैं कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जिस समय गोंडवाना लैंड का पार्ट ये प्रायद्वीपीय भारत अंगारा लैंड से टकराया था तो उस समय इसके जो अगला भाग था वो नीचे धंस गया था और इस कारण पीछे का भाग उठ गया था। तो जो पीछे का भाग उठ गया, खड़ा ढाल हो गया, वो जो खड़ा ढाल है वही है प्रायद्वीपीय भारत का ये पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से जो मानसूनी पवनें टकराती हैं तो टकराने के कारण इस क्षेत्र में तो वर्षा कर देती हैं, लेकिन पश्चिमी घाट के जस्ट पूर्व में वर्षा नहीं करती। पश्चिमी घाट के पूर्व का लगभग सारा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। लेकिन क्या सारा क्षेत्र बिल्कुल कहीं पर भी वर्षा नहीं होती? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात क्यों नहीं? देखिए, जिस समय जो गोंडवाना लैंड का पार्ट जो भारत है, ये जब अंगारा लैंड से टकराया था तो आरंभ में जो नदियां थीं वो अरब सागर की तरफ बहती थीं, लेकिन टकराने के बाद में जब ये क्षेत्र उठ गया तो जो नदियां हैं उनके रास्ते बदल गए और ये नदियां पूर्व की तरफ बहने लगीं। तो इस कारण जो पहले नदियां थीं वो भाई नदियां तो बंद हो गई हैं, लेकिन उनके रास्ते तो अभी भी बने हुए हैं। तो पश्चिम की तरफ जो रास्ते बने हुए हैं वो आज कहलाते हैं दर्रा, जैसे कि पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और तापी नदी की घाटी, वो तो अभी भी नदी बहती है, नर्मदा की घाटी। तो इन घाटियों से
जो हवाएं प्रवेश कर जाती हैं अंदर की तरफ, वो जाकर के अंदर बारिश कर देती हैं, लेकिन जो हवाएं अंदर प्रवेश नहीं कर पाती वो बारिश नहीं करती, वहां पर वृष्टि छाया प्रदेश बनते हैं। एक बात समझे, अब जिन क्षेत्रों से ये टकराएंगी वहां पर ज्यादा बारिश कर देंगी तो वहां पर बाढ़ आ जाएगी। यही कारण है कि जहां मुंबई में तो बाढ़ आ रही होती है, यानी कि लगभग मुंबई में 250 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही होती है, वहीं उससे लगभग 170 से 180 किलोमीटर दूर पुणे में सूखा पड़ रहा होता है। इसके बाद में जो मानसूनी पवनें हैं वो गुजरात में प्रवेश करती हैं। अब आपको पता है कि भाई गुजरात के दो पार्ट हैं, एक तो है कच्छ का रण और दूसरा है सौराष्ट्र। तो कच्छ के रण में प्रवेश करने के लिए ये पवनें सौराष्ट्र से होकर के जाएंगी, लेकिन सौराष्ट्र में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि आपकी गिरनार पहाड़ी हो गई, गिरी पहाड़ी हो गई, मांडेव पहाड़ियाँ हो गई। अब इन पहाड़ियों से टकरा करके ये पवनें जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र के दक्षिण में बारिश करती हैं और कुछ उत्तर में भी करती हैं क्योंकि पहाड़ियाँ बिखरी हुई हैं। लेकिन इसको पार करके जब ये पवनें कच्छ के रण में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर ये पवनें बारिश नहीं करती। अब वहाँ पर पवनें बारिश नहीं करती कि तो कच्छ का रण वृष्टि छाया प्रदेश बन रहा है। अब भाई कच्छ के रण की एक अलग कहानी है। 1819 में एक भूकंप आया था और इस भूकंप के जरिए जो कच्छ का रण है वहाँ की टेक्टोनिक जो प्लेट है उनमें कुछ विध्वंस हो गया था। तो इस कारण जो कच्छ के रण का मध्य भाग है वो तो ऊपर उठ गया है, लेकिन आसपास का जो क्षेत्र है, किनारों का क्षेत्र है, वो अभी भी पानी से हल्का हल्का डूबा हुआ है। तो उस क्षेत्र में दलदल है और झीलें हैं छोटी मोटी, कीचड़ है, और बीच का जो क्षेत्र है वो ऊपर उठ गया है। और जो इधर से मानसूनी पवनें जो वृष्टि छाया प्रदेश बनाती हैं तो जो वो ऊपर को उठा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर सूखा पड़ता है। ये कारण है कि कच्छ के रण में हर साल सूखा इसलिए पड़ता है। अच्छा, सॉल्यूशन पर बात करेंगे लेकिन वो आगे चल के बात करेंगे। दोस्तों, कच्छ से निकलने के बाद में ये पवनें राजस्थान में प्रवेश करती हैं। अब आपको पता है कि राजस्थान पूरा का पूरा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अब इसके पीछे तर्क ये है कि भाई जब ये पवनें सौराष्ट्र से आई थी तो इन्होंने कच्छ के रण में सूखाग्रस्त क्षेत्र बनाया था, और कच्छ से जब ये आई हैं तो पूरी की पूरी पवनें सूखी हैं, यानी कि ये वर्षा नहीं करेंगी राजस्थान में। लेकिन इसका कारण ये नहीं है केवल, समझे कि जिस समय ये पवनें सौराष्ट्र को क्रॉस करती हैं तो कुछ पवनें जो कच्छ का रण है उसका जो किनारे वाला भाग है, आसपास का जो दलदली क्षेत्र है, वहाँ से ये नमी ग्रहण कर लेती हैं और आर्द्रता ग्रहण करने के बावजूद ये पवनें राजस्थान में वर्षा नहीं करती। इसका कारण समझना है। अब किताबों में लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि जो अरावली है वो माउंट आबू से लगभग दिल्ली तक पूरी फैली हुई है। तो इस जो पवनें आती हैं ये अरावली के समानांतर हो जाती हैं और राजस्थान के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए ये पवनें वर्षा नहीं करती। लेकिन इसका केवल ये भी कारण नहीं है, समझे कि जिस समय ये पवनें मान लीजिए कि भाई अरावली को क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो जाहिर है कि पश्चिम में वर्षा करेंगी, लेकिन पश्चिम में ये पवनें बूंदाबांदी करती हैं थोड़ी बहुत, तो कभी कभी वो भी नहीं करती। इसका कारण ये है कि इस समय राजस्थान का थार मरुस्थल गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद में यहाँ से कन्वेंशनल करंट ऊपर उठने लगती हैं, और ये जो करंट जो वायु ऊपर उठती है तो ये इन मानसूनी पवनों की आर्द्रता को, जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसे घटा देती है। अब सापेक्षिक आर्द्रता के चक्कर में ना पड़े, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई जो पवनें हैं एक टेम्परेचर पर संघनित होंगी और नीचे बरस जाएंगी। लेकिन मान लीजिए इनका टेम्परेचर ही बढ़ा दिया जाए तो संघनन ही नहीं होगा, तो नीचे से आने वाली गर्म पवनें इन मानसूनी पवनों का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, तो इस कारण वर्षा नहीं होती। अब ये जो पवनें गई हैं, यानी कि जो अरब सागर की शाखा है मानसूनी की, वो या तो दिल्ली पर मिलेगी, किससे, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, या फिर हिमाचल प्रदेश में मिलेगी या उत्तराखंड में मिलेंगी, और जहाँ पर भी ये मिलेंगी वहाँ पर वर्षा करेंगी। समझेंगे राजस्थान में बाढ़ क्यों आती है, इसके पीछे और भी लॉजिक समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि इस समय पर जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो आखिर है कहाँ पर। अब दोस्तों आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत की ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इन नदियों के द्वारा जो घाटियाँ बनाई गई हैं, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो इन्हीं घाटियों से अंदर प्रवेश कर जाती है। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट के दर्रों से जो अरब सागर वाली शाखा प्रवेश कर गई थी, उस शाखा से ये
पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है टकरा जाती हैं। अब जिस क्षेत्र में ये अरब सागर की शाखा और ये बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों जिस क्षेत्र में टकराती हैं उसे बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, और उस क्षेत्र में आ जाती हैं बाढ़। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ से ये पवनें प्रवेश नहीं कर पाती, यानी इन्हें पहाड़ नहीं मिलता और यहाँ पर बारिश नहीं कर पाती, वहाँ पर बनता है वृष्टि छाया प्रदेश। दोस्तों इसी क्रम में ये मानसूनी पवनें बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए मेघालय में पहुँचती हैं, और मेघालय में हमें पता है कि गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, और इन घाटियों में फंस करके ये मौसिनराम और चेरापूंजी में लगभग 1200 से 1400 सेंटीमीटर प्रति साल वर्षा करती हैं। और वहीं बांग्लादेश में ये बिल्कुल वर्षा नहीं करती, क्योंकि बांग्लादेश में कहीं पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो इसलिए बांग्लादेश में पहाड़ियाँ नहीं हैं, इसलिए वर्षा तो नहीं करती, लेकिन बांग्लादेश से होकर के नदियाँ तो गुजरती हैं। तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ पर बूंद तो टपकती नहीं है, लेकिन नदियों से बाढ़ हर साल आती है। अब एक बात ध्यान रखें कि गारो खासी जयंतियाओं से पवनें टकरा करके जो पवनें असम में प्रवेश करेंगी वो तो भाई वृष्टि छाया प्रदेश बनाएंगी, यानी कि बारिश नहीं करेंगी, लेकिन पवनें जो इन्हीं के बगल में एक सूरमा घाटी है, इस सूरमा घाटी से जो पवनें असम में प्रवेश कर जाती हैं ये पवनें भारी बारिश करेंगी। अब ध्यान रखें कि भाई असम में हर साल बाढ़ आती है, उसका कारण ये पवनें तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। तो आइए समझते हैं कि भाई असम में क्या कारण है बाढ़ आने के हर दोस्तों असम में बारिश के बाद में ये पवनें उत्तर की तरफ जाना चाहती हैं। अब उत्तर में पूर्वी हिमालय है और हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है, और ये पवनें उस हिमालय को तो क्रॉस कर नहीं पाती। अब ये जब हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती तो इनका सीधा सा धर्म ये बनता है कि भाई ये घूम के पश्चिमोत्तर भारत की तरफ प्रवेश कर जाएं। ये पवनें पश्चिमोत्तर भारत की तरफ प्रवेश करती हैं, लेकिन ये अधिक समय लगाने लगी हैं आजकल। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने कई डैम बना लिए हैं, और डैम बनाने के कारण जो बाकी के क्षेत्र मानसूनी क्षेत्र में तो बाढ़ आती है, लेकिन बाकी का जो समय है उस समय में जो अरुणाचल प्रदेश से नीचे असम का पूरा क्षेत्र सूखने लगता है वो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने के कारण। तो इस क्षेत्र के सूखने के कारण यहाँ पर जो वायु होती हैं, जो मानसूनी पवनें हैं, ये अधिक देर तक रुकी रहती हैं, और अधिक देर तक इनके रुकने के कारण वर्षा ज़्यादा होती है असम में। और उसी समय पर जिस समय पर मानसून को आना चाहिए उत्तर भारत में, यानी कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, उस समय पर ये मानसून इस क्षेत्र में आ नहीं पाता और इधर पड़ने लगता है उस समय पर सूखा। अब असम में बाढ़ आने का दूसरा कारण ये और है कि भाई 1950 में एक भूकंप आया था, और भूकंप के आने के बाद में वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि जो असम की जो टेक्टोनिक संरचना है, उस जो असम है वो सही मायने में एक यू आकार की घाटी में है। तो जो असम की संरचना है, जो टेक्टोनिक संरचना है, वो यू आकार की घाटी और अधिक हो गई है कड़ी। तो अगर आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी जरा सी वर्षा होगी, पानी झट से आ जाएगा बह के ब्रह्मपुत्र नदी में। और दूसरा है कि भाई इस क्षेत्र का जो मिट्टी है, यानी जो जमीन है, वो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र पार्ट है, तो इसलिए इस क्षेत्र की जो जमीन है वो अत्यधिक कड़ी है, और अत्यधिक कड़ी चट्टानी होने के कारण जमीन के सोखने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं होती, और इस कारण जो सारा का सारा पानी आता है वो ब्रह्मपुत्र नदी में आ जाता है। इसके अलावा है कि भाई नदी उत्तर से आ रही है, हिमालय को काट करके आ रही है, तो हिमालय से आ रही है नदी, ये अपने साथ तिब्बत और हिमालय से बहुत सारी गाद अपने साथ लेकर के आती है, और ये अपने साथ गाद लाने के कारण अपने ही क्षेत्र में अपनी ही गाद को रोक करके अपना ही रास्ता बदल लेती है। अब हिमालय से गिरने वाली ये नदी है, और हिमालय से यू आकार की घाटी में गिर रही है। अब हिमालय तो इतना ऊंचा क्षेत्र है और ये बहुत नीचे क्षेत्र में उतर के आ रही है, तो इसकी गति जो होती है वो अत्यंत तीव्र हो जाती है। अब इस गति के तीव्र होने के कारण ये अपना तटों का कटाव करने लगती है। अब तटों के कटाव के क्रम में ये नदी इतनी अधिक चौड़ी हो चुकी है
कि एक सर्वे के अनुसार ये 15 किलोमीटर का क्षेत्र काट चुकी है ये नदी। भाई प्रशासन को चाहिए कि इसे रोकने के लिए पक्के तटबंध बनाए जाएं जाली वाले पत्थर लगा करके। वहीं इस पे एक भ्रष्टाचार हो रहा है ये ठेकेदारों का कि भाई तटबंध भी बना देते हैं तो वो कच्चे तटबंध बना देते हैं, नदियाँ काट देती हैं इनको बहुत जल्दी। तो इन सब के कारण असम हर क्षेत्र बाढ़ का सामना कर रहा है। और असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है जिसमें हर साल कई जीव जंतु भी मर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में ये पवनें असम के बाद में प्रवेश करती हैं बिहार, वेस्ट बंगाल और बिहार में। दोस्तों बिहार और वेस्ट बंगाल की तरफ निकलती हुई ये पवनें वर्षा करती हुई निकलती हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई इस क्षेत्र में पर्वत तो है नहीं, बिहार में कहाँ है पर्वत, तो फिर वर्षा कैसे करती हैं? इसका कारण ये है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं फेरल के नियम के अनुसार। अब ये भी उत्तरी गोलार्ध में, तो ये अपने दाहिने ओर मुड़ना चाहती हैं, तो दाहिनी ओर तो लेकिन शिवालिक पर्वत है, तो ये शिवालिक से टकरा करके वर्षा करती हैं। लेकिन बिहार इस समय सूखा क्षेत्र है, पूरा सूखा पड़ रहा है। अचानक बाढ़ इतनी तेज नहीं आनी चाहिए। तो इनके बाढ़ के आने का बिहार में क्या कारण है? अब हम बिहार में बाढ़ आने के कारणों पर सब पर चर्चा करते हैं। दोस्तों बिहार में बाढ़ आने का पहला कारण है तटबंध। भाई बड़ी विडंबना की बात है कि जहां हर क्षेत्र में तटबंध का यूज किया जाता है बाढ़ को रोकने के लिए कि बाढ़ ना आए, वहीं बिहार में बाढ़ का कारण तटबंध कैसे हो सकते हैं? आइए समझते हैं। देखिए बिहार में ऐसा तो है नहीं कि पहली बार बाढ़ आई है, बिहार में तो हमेशा से बाढ़ आती रही है। अब पहले बाढ़ का नियमन प्राकृतिक रूप से होता था। कैसे? कि बिहार में बहुत सारे तालाब हैं। पहले तो ये समझें कि गंगा तो मुख्य नदी है, लेकिन इसके अलावा और 10 नदियां हैं बिहार में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं। बाकी छोटी छोटी नदियां भी हैं, 200 नदियां जो इन बड़ी नदियों से जुड़ी हुई हैं। जब जब इन नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में पानी आता था ज़्यादा अधिक, तो छोटी छोटी नदियों से पानी बैक चला जाता था। तो इस कारण पानी बट जाता था और कम बचता था, तो वो अगर आसपास के क्षेत्र में फैलता था तो अपने साथ कुछ उपजाऊ मिट्टी लेके आता था, वो फैला के रखे जाता था। तो बाढ़ आती थी, लेकिन पहले जो मिट्टी लेके आती थी वो फैला के चली जाती थी। यानी कि बाढ़ पहले लोगों के लिए लाभकारी थी कि भाई कृषि योग्य बेहतर मिट्टी डाल के जाती है। लेकिन अब क्या हो गया है कि मुख्य मुख्य नदियां हैं उन पर बना दिए तटबंध। अब तटबंधों के बनने के कारण जो पानी आता है वो पानी अन्य छोटी छोटी नदियों में नहीं फैल पाता। यही कारण है कि भाई बिहार में जिस समय गंगा लबालब होती है, गंगा के कारण बाढ़ आ रही होती है क्षेत्र में, और उस समय पर जो बाकी की नदियां हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं, उन नदियों में मात्र 2-2 फीट पानी होता है। ये कारण है। अब भाई एक और बात समझें कि अभी बिहार में इन तटबंधों के बनने के कारण बिहार की छोटी छोटी जो 200 नदियां हैं उनमें से मात्र 80 नदियां तो एक्टिव रह गई हैं, लेकिन बाकी की जो 120 नदियां हैं वो पूरी तरीके से सूख चुकी हैं और तालाब भी सूख चुके हैं। और यही कारण है एक बहुत बड़ा कि बिहार का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो अत्यंत नीचे गिरता जा रहा है। दोस्तों बिहार में बाढ़ आने का दूसरा कारण है इसकी टेक्टोनिक संरचना। आपको पता है कि बिहार गोंडवाना लैंड के पार्ट जो है प्रायद्वीपीय भारत उसके और अंगारा लैंड के बीच में है, जो नदियों के बहाव से बना हुआ है। तो ये क्षेत्र नीचे धंसा हुआ है। इसके उत्तर का क्षेत्र उठा हुआ है और इसके दक्षिण का भी क्षेत्र उठा हुआ है, और इस कारण उत्तर के क्षेत्र में बरसे हुआ सारा का सारा पानी नदियों के माध्यम से बिहार में आता है, यानी बिहार से गुजरने वाली मुख्य नदी गंगा में आता है, और वहीं दक्षिण में भी बरसने वाला पानी वो भी मुख्य नदी गंगा में ही आता है। तो इस कारण बिहार में नदियां अत्यधिक लबालब हो जाती हैं। और वहीं तीसरा कारण और है, और वो है कि नदियों में गाद का जम जाना। भाई नदियों की सफाई कम होती है हमारे देश में। अब इस कारण समझें कि भाई एक तो बांध और बन गए, तो बांध बनने के कारण जो नदियां बहाव से गाद लेकर के आती हैं वो बांध बनने के कारण गाद रुक जाती है और गाद पास नहीं हो पाती।
तो गाद के रुकने के कारण जो हमने क्षेत्र बनाया है, मान लीजिए कोई बांध बनाया है जिस क्षमता के हिसाब से कि भाई ये इतना पानी रखेगा, वो उससे कम ही एब्जॉर्व कर पाता है, कम अपने पास रख पाता है। क्यों? क्योंकि भाई गाद नीचे जमा हो गई है और इस कारण नदियां अट गई हैं गाद से, और उथली होने के कारण ये अपने में पानी कम समाहित कर पाती हैं, और ऊपर से उत्तर का और दक्षिण का और पानी मिल जाता है, नदियां लबालब हो जाती हैं, और जहां किसान सूखे से मर रहे थे कल तक, अचानक बाढ़ आ जाती है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली ये पवनें कभी कभी बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा जो कि चंबल घाटी से आई थी, इस शाखा से मिल जाती हैं कभी कभी इलाहाबाद में। तो ऐसी क्षेत्र में यहाँ पर क्योंकि भाई ये पवनें शुष्क हो जाती हैं, ये पवनें तो पहले से ही वर्षा करके आई हैं, तो ये पवनें इलाहाबाद में टकराने के कारण बिजली चमकती है, और यही कारण है कि भाई इलाहाबाद के क्षेत्र में ज़्यादातर बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं। अब ये पवनें जो इलाहाबाद के बाद में ये पवनें आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर के आगे बढ़ती हैं, और अरब सागर की जो मुख्य शाखा थी जो कि अरावली के समानांतर आई थी, वो शाखा इंतजार कर रही है कि भाई या तो दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इस क्षेत्र में मिलेगी या राजस्थान में। अब समझे कि अगर ये राजस्थान में मिली दोनों, तो आपस में मिलने के बाद में क्लाउड बर्स्ट होगा और बाढ़ आएगी। भाई पानी जहाँ क्लाउड बर्स्ट होने का मतलब है कि दोनों शाखाओं का मिलना और उसके कारण अत्यधिक वर्षा का होना। और अगर ये हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश में होगी अत्यधिक बाढ़, और अगर ये उत्तराखंड में मिलती हैं तो उत्तराखंड में अत्यधिक पानी वर्षा होगी। और अगर यही पवनें राजस्थान में मिल जाती हैं तो भाई राजस्थान में बाढ़ आने का अवकार समझें कि राजस्थान की जो मिट्टी है, यानी जो उसकी जो संरचना वाली जो चट्टानें हैं, वो चट्टानें गोंडवाना लैंड का पार्ट हैं, और इसलिए वो एक कठोर चट्टानें हैं, और कठोर चट्टानें होने के कारण इनके पानी एब्जॉर्व करने की क्षमता बहुत कम होती है, पानी एब्जॉर्व ही नहीं कर पाती, तो पानी क्योंकि इनके अंदर ही नहीं प्रवेश कर पाता चट्टानों के अंदर। अब भाई राजस्थान तुम कहोगे भाई वो तो रेतीला भाग है, तो उसका कारण ये है कि अत्यधिक तापांतर के कारण, अपक्षय के कारण, वो कभी संकुचन कभी फैलाव, कभी संकुचन कभी फैलाव के कारण ऊपरी क्षेत्र जो है वो ऊपरी मिट्टी रेत बन गई है, लेकिन जो अंदरूनी मिट्टी है वो चट्टानी भाग है, तो उन चट्टानों में पानी प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए सूखा है राजस्थान, रेत है, लेकिन जरा सी वर्षा होगी तो पानी को ग्रहण कर नहीं पाएगा, बाढ़ आ जाएगी। दोस्तों, ये थे कारण भारत में बाढ़ आने के। अब बात करें कि भाई सॉल्यूशन इसके क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों नेशनल लेवल पर सॉल्यूशन और कुछ इंटरनेशनल लेवल पर सॉल्यूशन। अब भाई हम टोपोग्राफी को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मानव अपनी गतिविधियों से तो कर ही सकता है। इसमें कुछ क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट है, तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हमने इसके सॉल्यूशन की अलग वीडियो बनाए हैं। अगर आप इस वीडियो को 4 से 5 दिन के बाद देख रहे हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी जिसमें मैंने इसके सॉल्यूशन की बात की है। लेकिन अगर आप एक आध 2 दिन में ही देख रहे हैं या जल्दी देख रहे हैं, इससे पहले देख रहे हैं, तो आपको ये लिंक नहीं मिलेगी। इसी सिचुएशन में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंतजार करिए नई वीडियो का। थैंक यू सो मच।